इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया के साथ साथ बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं दे दनादन। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान, सत्ता पर सिद्दीकी का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है, पहले हमसे भी गलती हो चुकी है। इंदिरा गांधी के समय गलती हुई, हम 2/3 सीटों पर पहुंच गए। सत्ता में किसी को टारगेट करना गलत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी का बहुत बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि पहले हमसे भी गलती हो चुकी है। इंदिरा गांधी के समय ये गलती हुई, हम 2/3 सीटों पर पहुंच गए। सत्ता में किसी को टारगेट करना गलत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सत्ता आती है, जाती है, और सत्ता में आपके वही काम याद किए जाते हैं जो आप अच्छे काम करते हैं, वो याद किए जाते हैं। और जो टारगेटेड काम करते हैं, इसको आम जनता भी पसंद नहीं करती है। जिंदगी भर लालू जी को, राबड़ी देवी को, तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलामत। यही भूल हम लोगों से भी थोड़ी हुई थी। आ गई ना 2/3 मेजोरिटी में श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी। तो वहीं पटना में अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता किसी की बपौती नहीं होती, ये आती जाती रहती है और जनता अच्छे कामों को ही याद रखती है। अब उनके इस बयान पर एनडीए नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वाकई सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है। लोकतंत्र का यह अटल सत्य आपको समझ में आया, लेकिन सब कुछ खोने के बाद, लूटने पिटने के बाद एनडीए किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने की राजनीति नहीं करती। हमारा फोकस परिवार नहीं बल्कि प्रदर्शन और नीतियां हैं। राजद के वरिष्ठतम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने तो अब ये मान लिया कि राजद और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने बिहार की सत्ता को अपनी बपौती मान ली थी। बिहार की सत्ता आपकी बपौती नहीं थी लालू जी, फुलवड़िया से आप ये सत्ता लेके नहीं आए थे। बिहार की जनता ने सत्ता में आपको बिठाया था बिहार का विकास करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो दोनों हाथों से बिहार को लूटा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। विकास कार्यों के साथ साथ विभाग को भी लेकर बैठकें की जा रही है। सीएम अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं और इसी बीच पटना के लोक सेवक आवास में बैठक चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री कई विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश दे रहे हैं। यह बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई है और देर शाम तक चलेगी। इस पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये आवास, लोक सेवक आवास, जहां पर बैठक चल रही है। सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है। 11 बजे से बैठक की शुरुआत हुई है, देर शाम तक ये बैठक चलने वाली है। इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर संजय झा का बयान। नीतीश कुमार ने बिहार का गौरव बढ़ाया है, संजय झा ने यह बयान दिया। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहारियों का सिर ऊंचा किया है और आज की सरकार को भी नीतीश कुमार का मार्गदर्शन प्राप्त है। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही बिहार की आज की सरकार भी चल रही है। और सिर्फ नीतीश कुमार जी के काम का जो असर है, कोई वोट दे, कोई वोट न दे, कोई पक्ष में हो, कोई विपक्ष में हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहती है कि नीतीश कुमार ही है जिसके वजह से हम लोग फक्र से सर ऊंचा करके बात कर सकते हैं कि हम बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और आज भी इस सरकार जो है बिहार में चल रही है, वो नीतीश कुमार जी के का रास्ता जो है उसी रास्ते को आगे बढ़ा रही है। उनका हमेशा सुझाव मार्गदर्शन रहता है। और इस
और इस बीच बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को 2019 के लोकसभा चुनाव में दिए गए कथित विवादित बयान मामले में राहत मिली है। सोमवार को उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया है। ये मामला चुनावी सभा में दिए गए बयान से जुड़ा हुआ था, जिसमें उनके खिलाफ दंगा भड़काने समेत केस दर्ज हुए थे। आगे की सुनवाई जारी रहेगी। एक गलत केस हम पर डाला गया आचार संहिता के तहत, और किसी पुराने दुश्मनी के आधार पे लगता है धाराओं को इस कदर लगाया गया जैसे हम आतंकवादी हों। लेकिन मैं कोर्ट को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे पहले भी उसमें रिहाई दिया और आज भी दिया वकील से जनरल। 2019 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी की सभा में माननीय गिरिराज सिंह पर जी एक आरोप लगाया गया कि इन्होंने धार्मिक विद्वेष बिगाड़ने के लिए और अन्य धाराओं में इन पर केस दर्ज किया गया। उस समय के तत्कालीन डीएम ने मैलिस इंटेंशन के तहत सीओ के द्वारा यह केस दर्ज करवाया, लेकिन उसके बाद भी इस केस में सफिशिएंट मटेरियल्स नहीं आए, ना तो वॉइस रिकॉर्ड्स आए, ना सीजर लिस्ट थे। उसके बावजूद भी एक लॉ अबाइडिंग पीपुल के कारण, चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, इन्होंने कोर्ट के निर्णय का पालन किया और कॉग्निजेंस के बाद सो मोटो अपीयर हुए हैं और इन्होंने 205 का भी पिटीशन दिया है फिजिकल प्रेजेंस से डिस्पेंस करने के लिए। हमें लगता है कि कोर्ट में इन्हें न्याय मिलेगा। बड़ी खबर जेईई एडवांस 2026 के नतीजों से जुड़ी हुई, आपको बताते हैं जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बिहार के गया जी के शुभम कुमार ने टॉप किया है। शुभम को 360 अंकों में 330 अंक मिले हैं और इसके साथ ही शुभम ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। शुभम गया जी के नादरागंज के रहने वाले हैं, जो कि कोटा में रहकर पढ़ाई करते थे और इसके बाद परिवार वालों में खुशी की लहर है। साथ ही उनके दोस्त कबीर ने 329 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। इस मौके पर कोटा में जश्न का माहौल है। परीक्षा में टॉप किए छात्रों के परिवार जश्न मना रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में शुभम के माता पिता ने काफी खुशी जताई है। आपको तस्वीर भी हम शुभम की दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही तस्वीर कोटा की भी, जहां परिवार वालों में जश्न का माहौल दिख रहा है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां गैंग वॉर में कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना अमर सिनेमा रोड स्थित आइकॉन टावर के पास हुई है, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोविंद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में इस हत्याकांड को गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। घटनास्थल से पुलिस ने 5 खोखे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। देर रात हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। एसएसपी ने आरोपियों की पहचान के साथ उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया है। साथ ही सभी पहलुओं की मामले में जांच जारी है। अररिया से बड़ी खबर है। सीमांचल एक्सप्रेस में मारपीट और बवाल की खबर है। पेंट्री कार कर्मियों पर पिटाई का आरोप लग रहा है। यात्रा कर रहे दंपति की जमकर पिटाई कर दी गई। यात्री का सिर फोड़ा गया है, मारपीट की गई है। सीट को लेकर हुए विवाद में घटना हुई है। आरोपी 6 पेंट्री कार कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। परिजनों ने जमकर बवाल किया। फारबिसगंज आरपीएफ कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि G65 रिलीफ फाटक फुलवरिया हाट के पास की एक घटना बताई जा रही है। ठीक है, सेंट्रल इंटर कॉलेज में वहाँ से एग्जाम दे के वापस आए तो स्टेशन पे आए तो यहाँ देखिए ट्रेन आती सीमांचल, उसका ट्रेन का टिकट लिए, जनरल टिकट लिया और बोगी में जाकर बैठे। देखे कि पूरा सीट खाली था। हमने इससे रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे सीट दो बैठने के लिए, अगर हमें नहीं तो लेडीज़ को लेडीज़ बैठ के चली जाएगी। बोला नहीं हम सीट नहीं देंगे, मेरा बंदा बहुत है, ये आएगा वो आएगा, देखा जाएगा, ये होगा वो होगा। इसी में तू थोड़ा करते करते क्या हुआ, उसने मुझे गाली दे दिया, मैं बहन की। उसने बात उसने बोला मारो साले को। ये हमको आके जो है मतलब 8-10 मिल के हमने भी मतलब अपने बचाव में 1-2 और किया, हल्का सा वो को लगा
मगर उसने जो है लगातार मुझे मतलब ये पकड़ के लगातार सर पे मारता रहा मुक्का से। क्या हुआ? हम लोगों को टिकट नहीं मिला, जनरल का टिकट लेकर जनरल में घुसे तो वो बोले कि लेडीज है थोड़ा सा सीट दे दो ऐसे, तो वो बोले कि नहीं हम लोगों का करने लगा, बोला थोड़ा सा दे दो भाई, बहुत लगभग 1 घंटा हम लोग खड़े रहे। उसके बाद बोले थोड़ा सा दे दो तो वो लोग बदतमीजी करने लगा कि तुम्हारा है, गाली दिया तो ये भी गाली दिए। उसके बाद ये 8-9 लोग थे और ये अकेले थे, सब लोग मिल के उनको आप लोग आ कहाँ से रहे? अगली खबर मोतिहारी से, जहां हसनाबाद गांव में जनगणना को लेकर देर रात हंगामा हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि रात करीब 10 बजे जनगणना कर्मी मोबाइल की टॉर्च लेकर लोगों के घर पहुंचे और सो रहे लोगों को जगाकर जानकारी लेने लगे। अचानक पहुंचे कर्मियों को कुछ लोगों ने चोर समझ लिया और खदेड़ दिया। बाद में कर्मियों ने अपनी पहचान बताई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जल्दबाजी में सर्वे किया गया और कई घर छूट गए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि समय पर काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की मदद ली गई थी। कथी करे आयल बा? कहा के लिए आयल बा? जनगणना फोटो खींच के ले जाने के लिए हैं? के अभी रात में हो रहा है? तो डकैती करने आया है, जनगणना नहीं करने आया है। अच्छा डकैती करने आया है, यही लग रहा है। अब बताइए, रात को आप लोग समय देख लीजिए, खुद समय देखिए कितना टाइम हो रहा है। आप इस बात का जवाब दीजिए, ये 2 घंटा में आप लोग काम कर लीजिएगा या? हाँ, 2 घंटा में आप लोग काम कर लीजिएगा? इसका फुल आप गारंटी दे सकते हैं तो हमको बोलिए, नहीं तो इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, आवाज उठाइए। क्या करने आए हैं लोग? जनगणना करने आए हैं, लेकिन हमको लग रहा है डकैती करने आए हैं, जनगणना नहीं करने आए हैं। क्या हो रहा है रात्रि में? रात्रि में ये लोग जनगणना कर रहे हैं। हमारा घर है हसनाबाद टोला, पकड़ीजाल प्रखंड से लगभग 2 किलोमीटर के दूरी पर है। सारे लोग 10-12 आदमी शिक्षकगण लोग आए हैं। आज इनको पता चला कि अंतिम दिन तक हसनाबाद टोला में जनगणना का जो छूट गया है, मकान का जो नंबरिंग था वो नहीं हुआ है, तो आए हैं। आज जो है कि घूम करके सरगर्मी से कर रहे हैं। साहब जी सर। रात्रि को क्या हो रहा है? जनगणना समय है रात्रि? नहीं, बिल्कुल समय नहीं। आखिर ये कैसे छूट गया? ये तो लापरवाही छूटा है, जिसका भी लापरवाही नहीं छूटा है लापरवाही। अच्छा, ये एचएल भी है किनके? एचएल भी तो मुझे नहीं पता, पर मैं हेल्प के माध्यम से आया हूँ। मेरा एचएल भी तो ये है नहीं अलॉटेड, और मैं इस क्षेत्र में भी नहीं हूँ। अचानक आप हेल्प करने कैसे आए? मुझे सूचना मिली है। इसके द्वारा सूचना मिली है? प्रोजेक्टर के माध्यम से सूचना मिली है कि हाँ, मतलब मेरे प्रेक्षक नहीं, मेरे प्रेक्षक तो आलोक सर हैं, बट अरुण सर जो प्रेक्षक हैं उनके पास से सूचना मिली कि राजेश मतलब शुभम के और इधर सुरेश सर करना है, दोनों ने एचएल भी मतलब छूटा हुआ है कुछ गाँव के, चलिए थोड़ा देख लिया जाए। तो हम देखने में आए, लेकिन हम हेल्प कर रहे हैं सर। और अब दानापुर से आपको खबर दिखाते हैं। गैस वेंडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर के बनस्पति गांव के इंदल साऊ की हत्या हो गई है। दोस्त के साथ घर से शख्स निकला था, 2 बदमाशों ने मिलकर जान ले ली। नासरीगंज बिस्कुट फैक्ट्री रोड के तक्षशिला कॉलोनी के पास की घटना है। एक गोली सीने में लगी तो दूसरी गोली जो है वो लगी है उन्हें। मौके से एक मोबाइल और गोली का खोखा बरामद किया गया है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। दानापुर थाना अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर गई। घटनास्थल पर पाया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति है जिसको गोली लग गई है। गोली लगते ही उसको वहाँ पे बॉडी मिलते ही उसको यहाँ पे लेके आया गया अनुमंडल अस्पताल में। अनुमंडल अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस संदर्भ में दानापुर थाना में एक जो कांड है वो दर्ज कर लिया गया है और उसमें छापामारी जो जिसने गोली मारी है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है ह्यूमन इंटेलिजेंस टेक्निकल इंटेलिजेंस से, और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज से बड़ी खबर है। युवक पर चाकू से हमला किया गया। तकिया याकूब गांव में युवक पर हमला हुआ है। गौसुल आजम चाकू लगने से घायल हो गया है, सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुखबिरी के आरोप में हमले का आरोप है। बकरीद पर पुलिस कार्रवाई के बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। पुलिस ने जमीन विवाद की भी आशंका जताई है। मामले की जांच में नगर थाना की पुलिस जुटी हुई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये लोग गाय कुर्बानी किया, उसमें प्रशासन आया, ये लोग का पकड़ा भी, आधा माँ चमड़ा छिला गया है। वो प्रशासन पकड़ने के बाद ये लोग मेरे ऊपर भी शौक कर रहा है। शौक का आधार पर ये लोग मेरे ऊपर चाकू से हमला किया।
मोतिहारी में पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। ढाका सुगौली थाना की पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी की और शराब तस्करी समेत कई मामलों में फरार 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुसवा गांव के वासुदेव सहनी को 30 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ पकड़ा गया है, जबकि शराब कांड में फरार भोला सहनी को भी गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बताते हैं। अवैध शराब बनाने का भंडाफोड़ किया गया है। एयरपोर्ट की जमीन के अंदर शराब छिपा कर रखी गई थी। जमीन में शराब की भट्टी छिपाई गई थी। 1000 लीटर जावा शराब भी मौके से बरामद की गई है। मीरगंज थाना क्षेत्र के सबैया स्थित बंद एयरपोर्ट परिसर में कार्रवाई की गई, जहां से खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस की टीम तस्करों की पहचान में जुटी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। 21 जून को जेडीयू की बड़ी बैठक कर्पूरी सभागार में जेडीयू की बैठक होगी। राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। नवनिर्वाचित राज्य परिषद की बैठक होगी, जिसमें जेडीयू के सभी वरिष्ठ नेता के साथ साथ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये कितनी बड़ी बैठक और इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या समझा जाए? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होते हैं और नवनिर्वाचित जो राज्य परिषद के सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस मायने महत्वपूर्ण है कि चूंकि नीतीश कुमार को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई थी और इस बीच में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, उसकी वजह से भी ये बैठक को टाला गया था। लेकिन अब 21 जून को ये बैठक जेडीयू दफ्तर में पटना में कर्पूरी सभागार में होगा, जो बेहद महत्वपूर्ण है और कई सारे फैसले लिए सके। आने वाले समय जेडीयू को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जेडीयू को मजबूती कैसे दे, इसे लेकर भी ये बैठक में चर्चा होगी। और साथ ही जो नवनिर्वाचित राज्य परिषद है उसकी भी बैठक होगी, उसके सदस्य इसमें भाग लेंगे। और जाहिर तौर पे जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, राष्ट्रीय परिषद के जब जेडीयू के राज्य परिषद की बैठक होती है, उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। जाहिर तौर पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार, उन्हें मनोनीत कर दिया गया है और उन्हें निर्वाचित कर दिया गया है। और साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण फैसले जो आने वाले समय में जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण, सोचा बिहार से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे, उसे लेकर इस बैठक में फैसला होने की पूरी संभावना है। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। को अन्य कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, जिनका विवरण मैं अभी आपसे साझा कर रहा हूं। सबसे पहले निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच आयोजित की जा रही है। निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, आउटगोइंग नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है, यह सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक के लिए आयोजित की जा रही है। और बिहार की नवनिर्वाचित राज्य परिषद की बैठक 11:45 से शुरू होगी। इसके पश्चात नवनिर्वाचित राष्ट्रीय परिषद की बैठक शाम के 3 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जा रही है। पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय के सामने लगा एक पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पोस्टर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के जन्मदिन के मौके पर लगाया गया है। परिवार और पार्टी से बेदखल किए जाने के बाद सिंगापुर में रह रही रोहिणी आचार्य के समर्थन में लगाए गए इस पोस्टर ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। पोस्टर में लिखा है, ना हौसला टूटा है ना हिम्मत हारी है, मैं लड़ना जानती हूं, अकेले गद्दारों पर भारी हूं, मैं लालू जी की बेटी हूं, मेरा लहू बिहारी और रग रग में खुददारी है। पोस्टर में लिखे संदेश को लेकर तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। तो वहीं पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर रोहिणी आचार्य के पोस्टर पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं।
आरजेडी का यह पोस्टर केवल एक बेटी का दर्द नहीं बल्कि लालू परिवार की सच्चाई का आईना है। जो लोग बरसों तक दूसरों को नसीहत देते रहे, आज उनके अपने घर में बगावत और अविश्वास चरम पर है। पोस्टर में गद्दारों का जिक्र साफ बताता है कि आरजेडी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल यह है कि जब लालू परिवार अपने ही लोगों को साथ नहीं रख पा रहा तो बिहार को साथ लेकर चलने का दावा कैसे कर सकता है? रोहिणी आचार्य जी तो ठीक कहा है, लालू प्रसाद यादव जी तो ये प्रमाणित भी कर दिए हैं कि बेटी उनके लिए अहम है। तेजस्वी यादव जी लाख चाह लें कि परिवार को तोड़ दे और पार्टी पे कब्जा कर लें, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी तो सिंगापुर जाकर ये प्रमाणित कर दिए हैं कि वो अपने परिवार के सभी लोगों को पार्टी में जगह देना चाहते हैं। ये तो साफ है। लेकिन तेजस्वी यादव जी जयचंदों के फेर में पड़ के अपने परिवार के लोगों को बाहर कर और राष्ट्रीय जनता दल पर कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य जी तो यहाँ है नहीं, वो तो सिंगापुर में है। और उनके जन्मदिन के मौके पर किसी कार्यकर्ता ने, उनके किसी समर्थक ने अगर कोई होर्डिंग पोस्टर लगाया है और उसमें कुछ लिखा है तो उसकी मंशा क्या है, ये तो पोस्टर लगाने वाला बताएगा। ये राजद के लोग कैसे बता देंगे, या कांग्रेस के लोग क्यों बताने जाएं? कांग्रेस का इस मामले से क्या लेना देना है? कांग्रेस का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर में अपने परिवार और पिता के साथ जन्मदिन मनाया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की जिसमें वो लालू प्रसाद को मिठाई खिलाती और उनका आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने भावुक संदेश भी लिखा है। रोहिणी ने कहा, अपने पिता और परिवार के साथ जन्मदिन मनाकर वो खुद को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रही हैं। रोहिणी आचार्य के पोस्टर पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि पोस्टर किसने लगाया इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जांच हो रही है। पिता है, रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है। अब गद्दार कौन है, नहीं आप ही बता रहे हैं गद्दार कौन है। अब ये देखा है, रात में लगा है, हम आए हैं तो हमने भी देखा कौन लगाया नहीं लगाया है। वो जो सर्विस लेन है उसके बाहर है, अंदर नहीं है। और आपने जब हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, संज्ञान में जाए तो देखेंगे। लेकिन बाप बेटा के रिश्ता में जिसने किडनी दिया उस दिन दूसरे का। और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं। जयश्री सोरेन ने की राज्यसभा सीट की दावेदारी। न्यूज 18 पर सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। जेएमएम से राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है और चाचा सीएम हेमंत सोरेन के सामने अपनी इच्छा उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा कि परिवार में सभी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं। आदिवासी हितों और युवाओं के मुद्दों के आधार पर उन्होंने टिकट मांगा है और कहा कि युवाओं को आगे लाना समय की मांग है। सीता सोरेन जो है, जो पूर्व विधायक है, उनकी सबसे बड़ी बेटी जो है जयश्री सोरेन है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो इस समय आप देख रहे हैं कि सारी राजनीति दिल्ली शिफ्ट हो गई है। जी डेफिनेटली हम भी देख सकते हैं कि सारी राजनीति दिल्ली शिफ्ट हो गई है, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर मेरी ये सोच है कि एक युवा को आगे लाना चाहिए क्योंकि उनके पास राज्य के हित में एक स्पष्ट विजन होता है और आज के दौर में युवा को लाना समय का एक मांग है। तो वो युवा आपकी नजर में कौन? देखिए, युवा तो झारखंड में आप देख ही रहे होंगे, हर तरफ सब लोग अपने हक के लिए कितना आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनका कोई अभी सुन नहीं रहा है। तो हम चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ावा दिया जाए हर जगह में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई और काम हो। ये मांग जो आप कर रही हैं जयश्री, किस पार्टी से मांग कर रही हैं और वास्तव में आपके दिमाग में कोई चेहरा होगा जिसके लिए आप बोल रही हो? डेफिनेटली हम अपने घर की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से सबसे पहले ये मांग रखना चाहेंगे क्योंकि वो हमारे स्वर्गीय दादाजी दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी और स्वर्गीय पिताजी श्री दुर्गा सोरेन जी की पार्टी है। उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है, तो डेफिनेटली वहाँ हम अपनी बात रख सकते हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके परिवार की पार्टी है। जाहिर है कि सभी लोग परिवार के अंदर अगर अपनी बात रख सकते हैं तो इन्होंने भी राज्यसभा की सीट को लेकर अपनी बात रखी है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। खबर गुमला से है, जहां पालकोट प्रखंड के बिलिंग बिरा पंचायत का लाधू डेरा गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। गांव निवासी पैरू खड़िया की गर्भवती पत्नी सुषमा देवी को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर ग्रामीणों ने करीब 4 किलोमीटर तक बहंगी में ढोकर पंचायत मुख्यालय तक पहुंचाया। वहां से वाहन की व्यवस्था कर उन्हें पालकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। ग्रामीणों ने बताया कि लाधू डेरा गांव आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस और अन्य वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में मरीजों को दुर्गम और पथरीले रास्तों से बहंगी के सहारे बाहर लाना पड़ता है। फिर बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे हो गई है। FTL सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 14 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपए ही रहेगी। कमर्शियल सिलेंडर ही नहीं बल्कि FTL यानी 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई। ये लगातार तीसरा महीना है जब छोटू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इससे पहले मई 2026 में इसमें 261 रुपए बढ़ाया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।